ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां युद्ध के शोले और भी ज्यादा भड़क गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच गोला बारूद बरस रहा है। अमेरिकी सेना 4 रात से लगातार ईरान पर कहर बरपा रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। ये हमला खोदाब, बंदर अब्बास, चाबहार समेत दर्जन भर से ज्यादा शहरों पर किया गया है। सेंट्रल ईरान के खोदाब में अराक परमाणु रिएक्टर के पास भी धमाका हुआ है। खुजिस्तान प्रांत के मशहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले की खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज एयरपोर्ट पर भी अमेरिकी मिसाइल्स गिरी हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी के मेन पोर्ट और नेवल हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है, जहां से ईरानी नेवी हॉर्मुज पर कंट्रोल करती है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुवैत में अपने बेस से ईरान पर घातक मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को निशाना बनाकर ये हमले किए हैं। बुशहर से लेकर चाबहार तक, यानी पूरे दक्षिणी हिस्से में कोस्टल इलाकों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा इन हमलों का ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। कमांडर इन चीफ ने ईरानी फौज को जवाबदेह ठहराने के लिए इन हमलों का निर्देश दिया है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने दक्षिणी ईरान के सिरिक में ताहिरियो गांव के पास हुए हमलों की जानकारी भी दी है। यानी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमले भीषण होते जा रहे हैं। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और ये सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही टेंशन बढ़ती है वैसे ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है और इसी से अमेरिका जो है वो और भी तेज हमले करना शुरू कर देता है। और अब इसी तरीके से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। बीच में लगा कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा सज्जन जी, लेकिन अब तो भीषण हमले जिस तरीके से हो रहे हैं और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया है, क्या कोई हल निकलेगा? नहीं, देखिए, युद्ध कैसे भी हो, लेकिन युद्ध एक नीति होती है और उस नीति में आपके जो शुरुआती लक्ष्य था कि ईरान को पहले वहां रिजीम चेंज करेंगे, उसके बाकी जो भी थे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 चीज किया कि एक तो उस नीति में इतना ज्यादा उथल पुथल उन्होंने खुद किया कि इजराइल को उन्होंने अबैंडन कर दिया। जो कुछ भी था, आप इजराइल के साथ आपने लड़ाई शुरू की थी, तो जो एम था आपको साथ में रहना चाहिए था। उल्टा ये हुआ कि हॉर्मुज वाले इशू पे उन्होंने सोचा नहीं और ईरान ने उसको एक लेवरेज के तौर पर ले लिया। अब सारी की सारी प्रतिष्ठा इस पे बच गई है, हो गई है कि हॉर्मुज एक दिन के लिए भी बंद होता है तो पूरी दुनिया ही नहीं प्रभावित हो रही है। उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को माना जा रहा है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप जो है कमजोर आके जा रहे हैं। और वहां पे इलेक्शन भी है नवंबर में। तो वैसी स्थिति में अब क्या हो गया है कि ईरान का देखिए, उसने अभी कमर्शियल शिप्स पे फायर करना शुरू कर दिया। अभी जो लेटेस्ट फायरिंग उसने किया वो केवल इसलिए किया कि आप रूट जो तय है वो आप नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, आप ओमन की तरफ से होके क्यों जा रहे हैं। तो उस स्थिति में ईरान जो है उसे इस समझौते की जो शुरुआत की गई थी पाकिस्तान और कतर के द्वारा, उसमें एक लेवरेज मिल गया। यह भी पता चल गया कि अमेरिका और इजराइल के बीच में स्प्लिट है। वैसी स्थिति में एक फाइट टू फिनिश वाली जो पॉलिसी होनी चाहिए थी अमेरिका की इजराइल के साथ, उसको अबैंडन किया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप के पास ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अटैक्स तो हो रहे हैं, लेकिन अटैक्स भी अंडर द थ्रेशोल्ड हो रहा है कि किसी तरीके से ईरान जो है फिर से समझौतों को लागू करने के लिए मान जाए। आप करें तो उसको बिल्कुल बाध्य करें, ईरान जैसे कंट्री को, इजराइल को साथ में ले। लेकिन इतनी उथल पुथल इस युद्ध नीति में हो गई है कि यह मसला अभी उलझेगा, यही लग रहा है। अब देखिए, ईरान के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान के पास, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार ईरान बनाता है और इसीलिए तिलमिलाहट होती है अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने B-2 और B-1 बॉम्बर की तस्वीर पोस्ट की है। ईरान पर आज फिर बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, तो यही राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। धमकी भरा अंदाज भी कभी कभी उनका देखने को मिलता है। कभी तारीफ करते हैं, कभी युद्ध खत्म करने की बात करते हैं, तो कभी स्टोन एज में पहुंचाने की बात करते हैं ईरान को। और अब B-2 बॉम्बर की जो तस्वीर है उनकी तरफ से साझा की गई है। उधर ईरान ने भी अमेरिका पर भीषण पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर भयंकर हमला किया है। इन तीनों देशों में ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। कुवैत में ईरान ने 2 अमेरिकी बेस को टारगेट किया है, जबकि जॉर्डन को लेकर ईरान का दावा है कि उसने वहां पर अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो अमेरिका अगर हमले कर रहा है तो ईरान भी हमले कर रहा है और ईरान जो सेंटर्स हैं अमेरिका के उन पर हमला कर रहा है। ईरान भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बीच जो ये ट्रंप ने फिर से अजीत जी जो तस्वीर पोस्ट की है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, आप इस पर क्या चर्चा करें, वो तो कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट करते ही रहते हैं, लेकिन अब फिर धमका रहे हैं, क्या करेंगे अब?
देखिए, ये पहली बात तो ये आप समझिए 4 दिन 5 दिन से जो है फिर लड़ाई शुरू हुई है। इसके शुरू होने का कोई ठोस कारण नहीं है। 17 जून को जो एमओयू साइन हुआ, जिस एमओयू को लेकर के 2 दौर की वार्ता हुई आप लोगों की, पहले जिनेवा में फिर कतर में, आपने उसके बाद क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से फिर से युद्ध शुरू करने की नौबत आ गई? तो ये कोई स्पष्ट कारण नहीं है। जो बताया गया कि कुवैत ने, ईरान ने 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया है, उसके जवाब में आप कर रहे हैं। तो उसके पहले तो खुद ही अमेरिका ने 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया था, जिसमें एक में भारत के 3 नागरिक मारे गए थे। तो ये कोई कारण नहीं हो सकता है हमला करने का। इसका ये मतलब है कि ट्रंप को कभी भी उस एमओयू में यकीन नहीं रहा। वो जब एमओयू आया और उसके 14 पॉइंट्स पब्लिक में आए, तो ऐसा लगा कि वो सेटबैक था ट्रंप के लिए। उनको लगा कि आपने सरेंडर किया है इस मामले में, तो अब उसको कैसे चेंज करें। इसलिए आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या ऐलान किया, उन्होंने कहा कि सीज फायर खत्म हो गया। मतलब वो सीज फायर अब नहीं मानेंगे। अब फिर नए सिरे से अगर बात होती है, नए टर्म्स आते हैं। अब वो नए टर्म्स में समस्या क्या है, जो अभी सज्जन जी कह रहे थे, अब जो एक रास्ता था गल्फ, ये जो होर्मुज की खाड़ी से गुजरने का, उस रास्ते के पैरेलल 2 नए रास्ते बन गए। एक रास्ता ओमान ने अपनी तरफ से बना लिया है, जो अपने तट के ज्यादा करीब है, ओमान के, और एक दूसरा रास्ता ईरान ने बना लिया है, जो उसके तट के करीब है। सीरी द्वीप जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, उसको चक्कर उसका काट करके और ईरान के तट से गुजरने का एक रास्ता उसने बनाया है। अब ईरान चाहता है कि उसके तट के नजदीक से गुजरे, ताकि वो क्लेम कर सके एक सर्टेन सीमा तक, 5 नॉटिकल माइल हमको जहां तक लगता है वो इंटरनेशनल वाटर वहां से शुरू होता है। तो ईरान चाह रहा है कि उसके नजदीक से गुजरे जहाज। और ये आप समस्या आगे की देखिए। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमले हो रहे हैं कुवैत में और कतर में और बहरीन में। ये अभी सिविल फैसिलिटीज पर हमले नहीं हो रहे, अभी ऊर्जा फैसिलिटीज पर हमले नहीं हो रहे हैं। ये संकट अभी गहराएगा। होर्मुज अगर बंद होता है, और आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि रूस में तेल का क्राइसिस शुरू हो गया, क्योंकि यूक्रेन के हमले में रूस के तमाम जो तेल के प्लांट हैं वो सब नष्ट हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि 13-14 खाड़ी देशों में तेल के प्लांट ईरान नष्ट कर देता है, होर्मुज की खाड़ी बंद हो जाती है, रूस में ऐसा ही तेल का क्राइसिस होता है, तो पूरी दुनिया को ट्रंप ने एकदम पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज बना दिया अपने विम्स की वजह से। आपको पता नहीं क्या समझौता करना है, और उस विम्स एंड फैंसीज में आपने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज बना करके रखा हुआ है। और अब इस मामले में कोई आदमी, ट्रंप का जो हिम्सिकल माइंडसेट है, उसमें कोई आदमी नहीं कह सकता है कि वो क्या करेंगे। वो फिर से धमकी देंगे, समझौते की बात करेंगे, लेकिन ये तय है कि दुनिया पर संकट घेरा रहा है और ये तेल का ही संकट है। अब देखिए, ईरान पर अगर हमले हो रहे हैं तो ईरान भी चुप थोड़ी ना बैठा है। वो बहरीन पर हमला कर रहा है। बहरीन के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया है ईरान ने। अब वो उन तमाम गल्फ कंट्रीज में उन तमाम जगहों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी बेसिस हैं, वहां पर ईरान ने हमले करना शुरू कर दिया है। वहीं कुवैत की अमेरिकी बेस पर अटैक भी हुआ है। ईरानी अटैक में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। कुवैत की ऑयल कंपनी पर मिसाइलें दागी गई हैं। तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी ड्रोन से उड़ा दिया गया है। अमेरिका के बीच युद्ध के इस राउंड की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान चाहता है हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज उसके बनाए रूट और नियम से होकर गुजरे, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ है, जिसे लेकर दोनों के बीच फिर युद्ध शुरू हो गया है। ईरान हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। ईरान दावा कर रहा है कि कल हॉर्मुज बंद होने के बाद से कोई भी शिप यहां से नहीं गुजरा, जबकि अमेरिकी सेना का दावा है कि 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा जहाज उसके प्रोटेक्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ी वजह है। और ये तो फिर शुरुआत वाली जो तस्वीरें थी सज्जन जी, वैसे में ही पहुंच गए ना। जब ये युद्ध शुरू हुआ था ऐसे ही हमले हो रहे थे, तब भी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था। और देखिए 28 फरवरी से पहले जब हमले नहीं हुए थे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था। उस पर किसी का रेगुलेशन, कंट्रोल, टैक्स वाली स्थिति नहीं थी। तो ये सारा का सारा जो मसला उलझा, ये ट्रंप की जो ये नीति थी कि उन्होंने किया, पहले तो इन्होंने टैरिफ वॉर लगा के दुनिया को तबाह किया, अर्थव्यवस्था को। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो स्थिति, कोई भी आप नीति जब बनाते हैं तो आप सामने वाले के लेवरेज क्या क्या हो सकते हैं उसको असेस करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप के लिए कोई भी लड़ाई एक वीडियो गेम होती है। B2 बॉम्बर की पिक्चर लगा दिया, फिर अगले दिन बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चले जाएंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि वहां के अच्छे लीडर के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, पीस जल्दी आने वाला है। तो इस स्थिति में कुल मिला के बात यही है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेवरेज को छोड़ेगा? अगर वो छोड़ेगा तो उसके बदले वो क्या बार्गेन करेगा?
और जो बार्गेनिंग वो करेगा उसके लिए क्या अमेरिका तैयार होगा। तो यहां पे हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात है। तो पहले ऑलरेडी ट्रंप की इंप्रेशन जो है वो वीक लीडर की हो चुकी है। ऐसे स्थिति में अगर हॉर्मुज पे वो बज करते हैं तो सीधी सी बात है कि हिस्ट्री में उनकी जो मेमोरी रहेगी वो सबसे वीक यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पे रहेगी। और इसी से निकलने की कोशिश शायद वो कर भी रहे हैं, इसीलिए ये देखते हैं कि उनकी छवि कहां पर ठीक है और इसलिए फिर से युद्ध शुरू कर दिया है ट्रंप ने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद ने दावा किया है कि देश के मुसलमान आज सिर्फ राहुल गांधी की ओर देख रहा है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो गठबंधन में देरी कर रही है। अखिलेश यादव सरकार बनाने का सपना तो देख रहे हैं लेकिन हकीकत में गठबंधन पर वर्क नहीं कर रहे हैं। बयानों के माध्यम से गठबंधन को चिल्लाना ये ठीक नहीं है। जो भी होना है उसका स्वरूप सामने आना चाहिए ना कि क्या होना है। जो कुछ होना है उससे बैठ करके तय होना चाहिए ना। अब आप लास्ट मोमेंट तक इसे खींचेंगे, लास्ट मोमेंट पे होगा कुछ नहीं, नतीजा ढाक के तीन पात। तो आप ईमानदार अगर हैं सरकार बनाने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास आज करिए, आज प्रयास करके इसे कंसोलिडेट करिए और उसके बाद फील्ड में उतर जाइए। आप फील्ड में उतरने की बात ही नहीं हो रही है, बात बयानबाजी हो रही है। बयानबाजियों से कुछ थोड़ी ना होगा। हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा जाए। तो लड़ा ऐसे जाएगा कि हम आरोप प्रत्यारोप कराते रहें, ऐसे लड़ाई नहीं होगी। माइनॉरिटी देश किसकी तरफ रही है आज? माइनॉरिटी देश की राहुल गांधी की तरफ देख रही है, सबको पता है। अजीत जी, मुझे याद आता है, देखिए हर चुनाव से पहले इमरान मसूद जैसे नेता ऐसे ही बयान देते हैं और साथ में ये बताना कि मुसलमानों पर हमारा अधिकार है या मुसलमान राहुल गांधी की तरफ देखते हैं, तो ये सीधे सीधे प्रेशर टैक्टिक्स है ना। बिल्कुल। देखिए इसमें दो बातें इन्होंने कही, एक तो कि मुसलमान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और दूसरा कि गठबंधन जल्दी हो, समाजवादी पार्टी ऐसे सरकार नहीं बना पाएगी। अब सबसे पहले इस दूसरी बात की बात करें हम लोग, तो इनको किसी ने ऑथराइज नहीं किया गठबंधन के लिए बात करने में। ये कहीं भी, जैसे कांग्रेस के 6 एमपी हैं उसमें एक इमरान मसूद एमपी हैं और ये कहीं से ऑथराइज नहीं है कि आप गठबंधन पर बयान दें। सबसे ज्यादा बयान ये देते हैं। अब कांग्रेस 17 सीट वाली पार्टी नहीं रही, 17 लोकसभा सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने। गठबंधन पर बातचीत प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा स्वयं देखती हैं, राहुल गांधी वहां से एमपी हैं, तो ये लोग देखेंगे। इमरान मसूद गठबंधन की बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है और सपा तो कोई बयान ही नहीं दे रही है गठबंधन को लेकर के। गठबंधन को लेकर के सारे बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। कांग्रेस डेस्परेट है कि जल्दी फैसला हो कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी। एक बार कांग्रेस ने कहा दिया कि हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तभी अखिलेश ने कहा कि अच्छी बात है 403 पर वो कर रहे हैं, 403 पर हम कर रहे हैं, तो 806 तैयारी हो रही, 806 सीटों की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने तंज किया, सपा नहीं कर रही गठबंधन की बात, क्योंकि उनको पता है अखिलेश यादव को किससे बात करनी है। कांग्रेस डेस्परेट है कि जल्दी से जल्दी बात हो जाए, कुछ अच्छी सीटें हमको मिल जाए, क्वालिटी सीट मिले, ये एक चीज है। और दूसरी जो बात है कि राहुल गांधी की तरफ देख रहा है मुसलमान, तो ये एक आधा सच है। ऐसी जगह जहां दूसरा विकल्प नहीं है वहां कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा होता तो पश्चिम बंगाल में जहां 30% मुसलमान है वहां कांग्रेस 2 सीट पर नहीं आती। तो देश का मुसलमान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। ये बातें इस तरह की बढ़ा चढ़ा करके कहने का वही मतलब है जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स, एक दबाव डालें कि सपा ज्यादा से ज्यादा सीटें कंसीड करे। अखिलेश यादव को हकीकत पता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान उसको वोट देगा जिधर अखिलेश यादव रहेंगे, जिधर समाजवादी पार्टी रहेगी। कांग्रेस तालमेल करेगी तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है और इस स्थिति में इनके बयान को, इमरान मसूद के बयान को, इस बयान को कि राहुल गांधी की तरफ मुसलमान देख रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ देखा जाना चाहिए। हालांकि ये दोनों बयान देने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, न पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से कर रहे हैं, न उनको गठबंधन के लिए ऑथराइज किया गया। वो हर बयान में यही कोशिश करते हैं कि ये बताएं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है और वो हर बयान में यही कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बताएं कि मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये कोरे तौर पर एक प्रेशर टैक्टिक्स ही है जो इमरान मसूद करते हैं और अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। बिहार की बात करेंगे। बिहार में कभी आरजेडी की सत्ता का केंद्र रहा 10 सर्कुलर रोड की पहचान अब बदल चुकी है, साथ ही उसका लुक भी बदल गया है। 20 साल तक जो 10 सर्कुलर रोड हरे रंग का दिखता था वो भगवा हो गया है। 20 साल तक जहां लालू राबड़ी परिवार रहता था वहां बीजेपी के मंत्री नंदकिशोर राम रह रहे हैं। नंदकिशोर राम ने सबसे पहले 10 सर्कुलर रोड का रंग बदला, हरे रंग के गेट को भगवा कराया। आपको बता दें कि लालू राबड़ी इस बंगले को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसे लेकर कई बार सरकार से टकराव की स्थिति भी पैदा हुई, लेकिन आखिरकार लालू परिवार को यह बंगला खाली करना पड़ा। और अब जब ये बंगला खाली हो गया है, इसमें बीजेपी के नेता शिफ्ट हो गए हैं, तो अब इसका रंग भी बदल गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी बंगले पर एक बड़ी सी लालटेन भी रखी हुई थी। ये वही बंगला है ना? बिल्कुल, वो भी हटा दिया गया। वो भी हटा बंगला तेजस्वी यादव का था, लेकिन खैर वहां से ये लालटेन हटा दिया गया। अब ये रंग रोगन जब बदलता है तो इसका क्या मतलब होता है सज्जन जी?
नहीं देखिए, ये हर जगह, जैसे बंगाल में देखिए जब सीपीएम थी तो बसों की कलर, बिल्डिंग्स की कलर लाल रंग से होती थी। टीएमसी आई है तो वो जो उनका अपना कलर था स्काई ब्लू वाला वो आ गया। उसके बाद अब फिर से बीजेपी आ रही है तो वहां पे भी भगवाकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जहां तक आरजेडी की बात है तो वो तो चुनावी तौर पे धीरे धीरे हाशिए पे जा ही रही है। बीच में नीतीश जी का हाल के साथ थोड़ी बहुत सीटों का 15 का छोड़ दें तो 2005 के बाद से ये पार्टी लगातार हाशिए पे जा रही है। अब ये सांकेतिक तौर पे होता है कि कभी कभी राजा मर गया लेकिन राजा की प्रतिमा बची रहती है, तो यहाँ पे वो सांकेतिक तौर से भी उसको खत्म किया जा रहा है कि सिंबल्स में भी अब आप बिल्कुल हाशिए पे चले जाएं। तो ये निश्चित तौर पे देखिए कि एक्चुअल तो ग्राउंड ये लोग लूज कर चुके हैं। अब जो सिंबल्स भी जो कुछ कुछ बचे थे जिससे लोग सरोकार करते थे उसे भी खत्म किया जा रहा है। तो बिहार के लिए बड़ी चिंता की बात है, लेकिन ये चीज हर जगह हो रही है। जब अखिलेश आए उत्तर प्रदेश में तो बसों का नाम जो है अंबेडकर बस सेवा से लोहिया बस सेवा हो गया, अंबेडकर ग्राम से आदर्श लोहिया ग्राम हो गया। तो ये सब चीजें चलती है, लेकिन बिहार में इसलिए ये चिंता की बात है क्योंकि आरजेडी के रिवाइवल के लिए एक तो ग्राउंड प्रेजेंस जरूरी था, लेकिन कुछ केंद्र भी होते हैं जहां लोग जाते हैं, मिलते हैं। अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड दिया गया, पटना का ही है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो 10 सर्कुलर रोड जो सीएम आवास के बगल की थी। तो कुल मिला के चिंता की बात। नहीं, 20 साल से ज्यादा समय से, 20 साल से तो राबड़ी देवी रह रही थी, उसके पहले इसमें साधु यादव रहते थे। तो एक पूरे प्रदेश में बिहार से कहीं से भी आरजेडी का आदमी आता था तो यहाँ पहुंचता था, और यहीं यहीं परिवार के दूसरे लोग भी मिलते थे। अब परिवार की स्थिति ऐसी हो गई है पटना में कि 39 हार्डिंग रोड मिला है। अभी कौटिल्य नगर के निजी आवास में गए हैं लालू यादव और राबड़ी देवी। नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी यादव को 1 नंबर पोलो रोड का बंगला मिला हुआ है। तेज प्रताप यादव अलग बंगले में रहते हैं। तो अब ये 4 जगह जो कुनबा फैला है लालू यादव का, पहले साल पूरा कुनबा यहाँ रहता था, अब 4 जगह है। कौन कहाँ जाएगा, यहाँ एक दूसरे की जासूसी होती है कि तुम कोई तेज प्रताप के यहाँ गया, तेजस्वी के यहाँ गया, कि लालू यादव के यहाँ गया, मीसा भारती कहाँ जाएंगी, किसके पास रहेंगी, उनसे कौन मिला, वो भी एमपी है वहाँ की। तो ये एक आरजेडी के वर्कर्स के लिए भी एक बड़ी समस्या की स्थिति बन गई है पटना में। और सर एक समस्या ममता बनर्जी की भी है जो लगातार इस वक्त पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी से उनकी टीएमसी और पार्टी का सिंबल छिन सकता है। टीएमसी के फंड पर बागी कैंप का कब्जा हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी एक एक करके दीदी का साथ छोड़ रहे हैं और बागी कैंप में शामिल हो रहे हैं। ज्योति प्रिय मलिक, शांतनु सेन, निर्मल घोष, अनुव्रत मंडल और ताजमुल हुसैन भी बागी कैंप के साथ हाथ मिला लिए हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बागी कैंप को ही असली तृणमूल माना है, यानी सारा पावर बागी कैंप की नेशनल वर्किंग कमेटी को दे दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है, ये छोड़ के, ये जो बॉडी तैयार हुआ ये छोड़ के कोई भी और वहां जाके तृणमूल किधर भी तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बोला गया, अगर कोई आदमी खुद को रिप्रेजेंट करता है ऑफिस बेयरर बोल के पार्टी का, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रेन्ड। किस बारे में रेस्ट्रेन्ड है? इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलदारी नहीं चलेगा, डायरेक्शन दे नहीं पाएंगे, पार्टी का नाम में अपॉइंटमेंट देना बंद करना पड़ेगा, दे नहीं पाएंगे। पार्टी का रिकॉर्ड, पार्टी का फंड, पार्टी का बैंक अकाउंट, पार्टी का प्रॉपर्टी और ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ममता बनर्जी की मुश्किलें और कितनी बढ़ेंगी अजीत जी? अब सब कुछ छिन जाएगा उनसे, करीबी तो चले ही गए, अब जो बचा कुचा है वो भी छिन जाएगा। देखिए, अब जिस तरह से अभी स्थितियां दिख रही हैं, नई कमेटी जो ये ऋतव्रत बनर्जी वाला जो गुट है, इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में नई कमेटी का गठन कर दिया है। पार्टी के कार्यालय पर इनका कब्जा है, इन लोगों ने जाकर के वहाँ अपने ताले लगा दिए, वहाँ वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं ममता बनर्जी के लोग। और हालांकि एक अभी उसमें सिल्वर लाइनिंग ममता बनर्जी के लिए ये है कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उनको कि आप सीमित तौर पर अपने खाते का इस्तेमाल कर सकती हैं पार्टी के कामकाज के लिए, और जो आपका लीगल मामला चल रहा है उसके लिए आप उसमें सीमित इस्तेमाल कर सकती हैं। खाते जो सीज हुए हैं उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए के खाते सीज हो चुके हैं उनके। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के पास एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कहा गया है अपना जो पिछली कमेटी थी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी नेशनल, उसके सारे दस्तावेज दिए गए हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2-3 फैसले इसको लेकर के है ना, जो 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है, उसको जब तक पूरी 10वीं अनुसूची के सारे क्लॉजेज को मिला करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन
और विधानमंडल दल और संसदीय दल सबका कहीं ना कहीं उसमें आपका कब्जा होना चाहिए, सब पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। एक जगह से नहीं हो सकता है। पार्टी के स्प्लिट वाली बात तो खत्म ही कर दिया ना, जो कानून बनाया गया, जो 91वां संशोधन हुआ, उस संशोधन से तो वो खत्म ही हो गया है। सिर्फ मर्जर वाली बात रह गई है, और मर्जर के लिए 2/3 के समर्थन की जरूरत है। तो उस क्राइटेरिया को ये गुट पूरा करता है या नहीं पूरा करता है, ये तो डिसीजन चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसके पहले ये विवाद चलता रहेगा। और एक बात हम सब लोग जानते हैं कि असली चीज होता है, जमीन का मामला हो चाहे पार्टी का मामला हो, पोजीशन किसका है। जिसके पास पोजीशन है वही असली माना जाएगा। तो अभी के समय में ऋतव्रत बनर्जी के पास पोजीशन है। पार्टी कार्यालय का भी विधायक दल के वो नेता है तृणमूल के, और स्पीकर ने जो है उनको नेता प्रतिपक्ष मान ही लिया है। तो ये पोजीशन उनके पास है। इस पोजीशन की वजह से वो दावा कर रहे हैं कि वो असली पार्टी है। ममता बनर्जी के साथ मुश्किल ये है, और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि वो पहली नेता होंगी जिन्होंने अपनी बनाई पार्टी गंवाई है। हाँ। ये उनकी बनाई पार्टी है, और वो स्वयं है अभी। ये नहीं एक दूसरी पीढ़ी कमा रही है, उनके रहते उनसे पार्टी छीन ली गई है। अब ममता बनर्जी कैसे रिवाइव करेंगी, अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगी, या यहां से क्या उनकी रणनीति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी और सज्जन जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।